और हम भारत को एक तरह से नए चीन के रूप में देखते हैं। पिछले 5-10 सालों में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। मेन ऑफ स्टील में आपका स्वागत है, या मुझे वुमन ऑफ स्टील कहना चाहिए। के अयूब, स्टील उद्योग के सबसे तेज दिमागों में से एक, हमारे पहले अंतर्राष्ट्रीय एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो चीज़ें चल रही हैं, उसने निश्चित रूप से स्टील बाजार में कुछ मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारत हर साल 10 मिलियन टन स्टील का निर्यात करता है। भारत के स्टील निर्यात का 47% यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम को होता है। तो भारत में पिछले साल कच्चे स्टील के उत्पादन में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई है, जिससे 165 मिलियन टन कच्चे स्टील का उत्पादन हुआ है। तो स्टील की कीमतें युद्ध समाप्त होने के बाद भी बढ़ती रहेंगी आंशिक रूप से, क्योंकि गैस की लागत और बिजली की लागत अभी भी उच्च बनी रहेगी। इसलिए हम जो अधिकांश पूर्वानुमान तैयार करते हैं, उनकी सटीकता दर 90 से 95% के बीच होती है, जो कि बहुत 90 से 95% एक अच्छा पूर्वानुमान है। ये काफी सटीक है। और मुझे वास्तव में लगता है कि स्टील उद्योग में एक महिला होना वास्तव में एक फायदा है। आप किसी स्टील कॉन्फ्रेंस जा सकते हैं, उस स्टील कॉन्फ्रेंस में 200 लोग हो सकते हैं और आप कमरे में केवल मान लीजिए 20 लोगों में से एक हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि ध्यान आकर्षित करना आसान होता है। 2026 उतार चढ़ाव से भरा होने वाला है। हाँ, दुर्भाग्य से इस साल भी उतार चढ़ाव एक मुख्य बात होने वाली है, मुझे लगता है। Powered by Hina Steel, your trusted steel partner. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेन ऑफ स्टील में, या मुझे कहना चाहिए वुमन ऑफ स्टील। मुझे इस पॉडकास्ट पर अपनी पहली महिला मेहमान, जो कि एक स्टील एक्सपर्ट हैं, का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इस पॉडकास्ट में हम यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम को भारत के निर्यात के बारे में बात करेंगे। हम वैश्विक व्यापार पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ईरान और इजराइल संघर्ष और स्टील की कीमतों पर इसके असर के बारे में भी बात करेंगे। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, के अयूब, जो यूनाइटेड किंगडम की मैप्स इंटरनेशनल में प्राइसिंग और प्राइस फोरकास्टिंग की हेड हैं। के शो में आपका स्वागत है। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। तो मैप्स यूनाइटेड किंगडम की एक इंटरनेशनल कंपनी है, जो इंटरनेशनल प्राइसिंग, डेटा और कई दूसरी चीज़ों में महारत रखती है। तो हमें मैप्स और इसकी शुरुआत के बारे में और बताइए। यूनाइटेड किंगडम में ये सब कैसे शुरू हुआ? हाँ, तो मैप्स की शुरुआत असल में 1979 में हुई थी। तो हमने शुरू में एक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन सर्विसेज के तौर पर काम शुरू किया था, यानी एक कंसल्टेंसी कंपनी के रूप में। लेकिन हमने 80 के दशक की शुरुआत में यूरोपीय आयोग के लिए यूरोपीय स्टील की कीमतों पर रिसर्च करना शुरू किया। तो हम उस समय स्टील की कीमतों के काम में आए, यानी करीब 40 से 45 साल पहले। और जब वो काम ख़त्म हुआ तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी के फाउंडर पीटर फिश ने फैसला किया कि वो यूरोप में स्टील की कीमतों पर रिसर्च जारी रखेंगे, और उन्होंने हमारा यूरोपियन स्टील रिव्यू शुरू किया। और हम तब से स्टील की कीमतों पर रिसर्च कर रहे हैं और इसी दिशा में बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान स्टील मार्केट और स्टील की कीमतों पर है, और हमने अमेरिका और एशिया तक ग्लोबली इसका विस्तार किया है। और हमने फोरकास्ट यानी कीमतों के अनुमान लगाने का काम भी शुरू किया, और बुनियादी तौर पर उन सभी अलग अलग पहलुओं पर रिसर्च की जो स्टील इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। तो अब हम ग्लोबल स्टील मार्केट और अपने ग्राहकों को इस तरह की सेवाएं देते हैं। तो हाँ, हम अब ग्लोबली स्टील मार्केट पर ध्यान दे रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे नहीं लगता कि आपके जैसी बहुत सी कंपनियां हैं जो ग्लोबली काम कर रही हैं। तो के चलिए मैप्स के साथ आपके जुड़ाव के बारे में बात करते हैं। आप कितने सालों से स्टील इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं? तो मैंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद ही स्टील इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। मैं आउटोकम्पू के ग्रेजुएट प्रोग्राम में शामिल हुई, जहां मैंने मैप्स इंटरनेशनल से जुड़ने से पहले कुछ सालों तक काम किया। मुझे मैप्स इंटरनेशनल में अब ये मेरा 20वां साल है, तो मुझे स्टील इंडस्ट्री में काम करते हुए अब 23 साल हो चुके हैं। तो ये तो बहुत लंबा और काफ़ी अच्छा काफ़ी लंबा समय है। हाँ, बिल्कुल। मुझे स्टील इंडस्ट्री में अपना काम बहुत पसंद है। मुझे ये बेहद संतोषजनक और दिलचस्प लगता है। तो ये मेरा मतलब है कि पिछले 20 सालों में इसमें काफ़ी बदलाव आया है,
और अब मैं स्टील इंडस्ट्री में ऐसी कई चीज़ों को देखती हूँ जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इस पर असर डालेंगी, जैसे कि राजनीति और युद्ध, उदाहरण के लिए, जैसा कि हमने हाल ही में देखा है। तो हाँ, मुझे ये बहुत ही दिलचस्प दुर्भाग्य से हमने हाल ही में ऐसी बहुत सी चीजें देखी हैं। हाँ, बिल्कुल। और कोविड भी, मेरा मतलब है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों में स्टील इंडस्ट्री को प्रभावित किया है, जब से मैं इस इंडस्ट्री को बेच रही हूँ। तो हाँ, स्टील इंडस्ट्री में ये पिछले 20 से ज़्यादा साल काफ़ी दिलचस्प रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें मैप्स के बारे में और बताइए। आपके पास किस तरह के क्लाइंट्स हैं और आप लोग किस तरह का काम करते हैं? तो हम जिस इंडस्ट्री को सेवाएं देते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम फोरकास्ट यानी कीमतों के अनुमान और स्टील प्राइसिंग डेटा तैयार करते हैं। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वे बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स, सर्विस सेंटर्स से लेकर मैन्युफैक्चरर्स और एंड यूजर्स तक हैं। मेरा मतलब है वे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी हो सकती हैं और छोटे एंड यूजर्स भी, जैसे कि कोई एक व्यक्ति जो घर के एक छोटे से ऑफिस से काम कर रहा हो। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हर किसी को स्टील की कीमतों के डेटा तक पहुंच मिले। हम चीज़ों को सिर्फ एक ही प्राइस पॉइंट पर नहीं बेचते हैं। लोग सिर्फ वही जानकारी खरीद सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। उन्हें हमारी सभी सर्विसेज को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम, आप जानते हैं, मैप्स में कस्टमर सर्विस पे बहुत गर्व करते हैं। हम अपनी सेवाएं या तो पोर्टल पर कम कीमत में बेचते हैं, या फिर हमारे पास कुछ महंगी पब्लिकेशन भी हैं जिन्हें लोग खरीद सकते हैं। तो हाँ, मैप्स में फोरकास्ट काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन हमारे पास स्टील की मौजूदा कीमतें भी हैं जिन्हें लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक चीज़ है स्टील की कीमतों को ट्रैक करना। मुझे लगता है कि भारत और दुनिया भर में बहुत सी कंपनियां ऐसा करती हैं, लेकिन प्राइस फोरकास्ट यानी कीमतों का अनुमान लगाना कुछ ऐसा है जिसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना गया है, और खासकर भारत में। क्या आप हमें प्राइस फोरकास्टिंग के बारे में और बता सकती हैं? तो प्राइस फोरकास्ट हम आमतौर पर रीजनल यानी क्षेत्रीय आधार पर करते हैं, सिवाय भारत के। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां हम देश के आधार पर फोरकास्ट करते हैं, क्योंकि भारत का बाजार बहुत ही अनोखा है, जैसा कि आप खुद भी जानते हैं। ये बहुत तेजी से बदलने वाला बाजार है, लेकिन हम जो अनुमान लगाते हैं वो भविष्य के 12 महीनों के लिए होते हैं। तो हम हर महीने के हिसाब से अनुमान लगाते हैं, और हर महीने बाजार में जो भी बदलाव होते हैं उनके आधार पर हम उन्हें हर महीने अपडेट करते हैं, जो कि इस समय लगातार बदल रहा है। स्टील बाजार का अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल काम है। हमारे कस्टमर्स हमेशा बदलते रहने वाले स्टील उद्योग को समझने के लिए हम पर भरोसा करते हैं। हमारी जो पूर्वानुमान की सटीकता है उस पर हमें बहुत गर्व है। हमें हाल ही में यूरोपीय स्टील की कीमतों की सटीकता के लिए एक पुरस्कार भी मिला है, जिस पर हमें बहुत गर्व है। तो खासकर इस समय मौजूदा भू राजनीतिक माहौल में ये करना बहुत ही मुश्किल काम है। वाह। तो वाह। बताइए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भी स्टील की कीमतों को प्रभावित करने वाले इतने सारे कारक हैं, तो मुझे यकीन है कि ये कोई आसान काम नहीं है। ये आसान काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। और हमें हर उस चीज़ पर ध्यान देना होता है जो स्टील की कीमत तय करने में भूमिका निभाती है, न कि केवल कच्चे माल की लागत पर और ऐतिहासिक रुझानों पर भी, बल्कि अब भू राजनीति, ये एक बड़ी भूमिका निभाता है। आर्थिक मुद्दे और, आप जानते हैं, अन्य चीज़ें जो किसी भी समय सामने आ सकती हैं। आप जानते हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो चीज़ें चल रही हैं उसने निश्चित रूप से स्टील बाजार में कुछ जटिलताएं बढ़ा दी हैं। और जब हम फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो हम किस तरह की सटीकता की बात कर रहे होते हैं? तो हमारे ज़्यादातर पूर्वानुमानों की सटीकता दर 90 से 95% के बीच होती है, कभी कभी 6 महीने के आधार पर इससे भी ज़्यादा। विनिमय दरें अक्सर इसमें कुछ जटिलताएं पैदा कर सकती हैं, खासकर जब आप एशियाई बाज़ार की बात करते हैं जहां हम अमेरिकी डॉलर में पूर्वानुमान लगा रहे हैं, लेकिन जो कीमतें हम इकट्ठा कर रहे हैं वे स्थानीय मुद्राओं में हैं। तो विनिमय दरों में वो उतार चढ़ाव, खासकर इस समय जब अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है, उदाहरण के लिए, इनमें काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकता है। इसलिए वो सटीकता दरें कभी कभी 90% तक गिर सकती हैं। लेकिन यूरोप में, जहां हम यूरो में पूर्वानुमान लगा रहे हैं और जो ज़्यादातर कीमतें हम इकट्ठा करते हैं वे भी यूरो में ही हैं, तो वो सटीकता दरें, आप जानते हैं, 95% के करीब और अक्सर उससे भी ज़्यादा होती हैं। तो आमतौर पर
हमारी सटीकता दर 90 से 95% के बीच होती है। तो 90 से 95% एक अच्छा पूर्वानुमान है, ये काफी काफी सटीक है। हाँ, हम ये सुनिश्चित करना पसंद करते हैं कि हम उस दायरे में बने रहें। मेरा मतलब है हम 2004 से पूर्वानुमान लगा रहे हैं, इसलिए हम अपने मॉडलों को बेहतर बना रहे हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। आप जानते हैं हम अपने पूर्वानुमान मॉडलों में लगातार निवेश कर रहे हैं और चाहे जो भी हो उन्हें बेहतर बनाने के नए तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ 90 से 95% सटीकता दर से संतुष्ट नहीं हैं, हम इसे हर समय बेहतर बनाना चाहते हैं। तो मजाक की बात करें तो आप जानते हैं हम भारतीय स्टील उद्यमी कभी कभी, खासकर जब स्टील बाजार बहुत मंदा होता है, तो ज्योतिषी के पास जाते हैं पूछने कि भविष्य में स्टील की कीमतें कैसी रहेंगी। तो मुझे लगता है हमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, शायद हमें आप जैसी कंपनियों के पास जाना चाहिए और शायद पूर्वानुमान देखना चाहिए। बेशक ये तो मजाक की बात है। आगे बढ़ते हैं, MEPS के लिए क्या योजनाएं हैं और फिर हम दूसरे विषयों पर बात करेंगे। तो हम इस समय यूरोप में मार्केट लीडर, हम अमेरिकी और एशियाई बाज़ार में भी बेचते हैं, लेकिन हम अमेरिकी बाज़ार में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहते हैं और भारत में भी, जहां हमें भारत में विकास की बहुत बड़ी संभावना दिखती है। मेरा मतलब है भारतीय बाज़ार एक रोमांचक और तेज़ी से बढ़ने वाला बाज़ार है। तो हम चाहते हैं हम दुनिया में स्टील के दूसरे सबसे बड़े उत्पाद हैं। बिल्कुल हाँ। तो हम चाहते हैं हम भारत में ग्राहकों की मदद करें और यहाँ भी आगे बढ़ें। तो हमारे पास 2 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अमेरिका में और भारत में भी। तो यह है 2026 के लिए हमारे वर्तमान 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। शानदार। और हमारी वेबसाइट को लेकर भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है ताकि हम अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं को बेहतर बना सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब वैश्विक व्यापार की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम उस पर बात करें, मैं एक संदर्भ रख दूं। भारत हर साल 10 मिलियन टन स्टील का निर्यात करता है। भारत के स्टील निर्यात का 47% यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम को जाता है। यूके और यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले स्टील का 55% फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं। ये कुछ आंकड़े हैं। आइए भारत के निर्यात पर गहराई से चर्चा करें, विशेष रूप से यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम। तो भारत यूके को 1 मिलियन टन निर्यात करता है, लेकिन उसका 80% से अधिक हिस्सा सेमी फिनिश्ड होता है, यानी स्लैब और बिलेट्स। इसका मुख्य कारण टाटा स्टील के ब्लास्ट फर्नेस से इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील में बदलाव है। तो एक बार जब यूके में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील का निर्माण शुरू हो जाएगा तो उन निर्यातों में गिरावट आने की संभावना है। यह अगले साल या 2028 में होना चाहिए। तो उस समय उन निर्यातों में गिरावट आने की कुछ गुंजाइश है। यूरोपीय संघ में, जैसा कि आपने कहा, अधिकांश हिस्सा फ्लैट स्टील है, लेकिन वह 55% यूरोप में खपत के अनुपात से कम है। तो फ्लैट प्रोडक्ट्स के मामले में यह आमतौर पर उससे काफी अधिक होता है। यूरोप में लॉन्ग प्रोडक्ट्स की खपत फ्लैट प्रोडक्ट्स की तुलना में काफी कम है। अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक विकसित देश है और मुझे लगता है कि अधिकांश विकास पहले ही हो चुका है। हाँ, और यूरोप में निर्माण बाजार भी हाल ही में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, इसलिए निर्माण उद्योग में लॉन्ग प्रोडक्ट्स की खपत कम रही है। तो आप यूरोप में खपत होने वाले लॉन्ग प्रोडक्ट्स का 30 से 35% देख रहे हैं। तो वहाँ उस प्रतिशत में वृद्धि की कुछ गुंजाइश हो सकती है। हालांकि हमारे पास स्पष्ट रूप से नए कोटा आ रहे हैं या कोटा प्रणाली बदलाव 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, जिसका यूरोप में आयात पर और इसके विपरीत भारत से निर्यात पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम संभावित रूप से भारत से यूरोप और यूके में निर्यात में कमी देख सकते हैं, क्योंकि यूके में भी स्थिति वैसी ही है। तो हमारे पास यूके और यूरोप में 1 जुलाई से सुरक्षा उपाय बदल रहे हैं। यूरोप में सुरक्षा उपायों में 47% की कटौती और यूके में 60% की कटौती है। और यूके और यूरोप दोनों में कोटा से अधिक टैरिफ में 25% से वृद्धि हुई है। तो ये 25% से बढ़कर 50% हो रहा है। तो हाँ, सही बात है। यूरोपीय बाजार और यूके बाजार में कुछ जोखिम और चिंताएं हैं आयात की तरफ, इसलिए खरीदार अब विदेशों से खरीदारी करने को लेकर थोड़े अधिक सतर्क हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस साल भारत से निर्यात शायद कम रहेगा।
अच्छा अच्छा, मैं आपसे CBAM के बारे में ही पूछने वाला था। आप जानते हैं हम इसके बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। कृपया हमें समझाएं कि CBAM क्या है। आपने कोटा के बारे में बताया, आपने शुल्कों के बारे में बताया, ये अतिरिक्त चीज़ CBAM क्या है? तो CBAM वास्तव में यूरोपीय मिलों और गैर यूरोपीय मिलों के बीच स्टील उत्पादन के दौरान उत्सर्जित होने वाले कार्बन के मामले में समान अवसर प्रदान कर रहा है। तो ये आयात किए जाने वाले स्टील पर यूरोप में उत्सर्जित होने वाले कार्बन और यूरोप के बाहर उत्सर्जित होने वाले कार्बन के बीच के अंतर का भुगतान करने जैसा है। तो जब एक हॉट रोल्ड कॉयल यूरोप में आयात की जाती है, तो उस स्टील में जो कार्बन उत्सर्जित हुआ है या जो उसमें समाहित है, जब वो अंदर आ रहा होता है, तो वो उस अंतर का भुगतान कर रहा होता है जो यूरोप में उत्पादित होने पर उत्सर्जित होता, बनाम जो उसका ठीक है। उत्सर्जन हो रहा है जब उसका उत्पादन किया जा रहा है। मान लीजिए भारत में उदाहरण के लिए, हाँ, तो आपको बस उस पर अंतर का भुगतान करना होगा, जो कि ETS मूल्य कहलाता है, जो कि कार्बन मूल्य है जिसका आदान प्रदान होता है, जिसका यूरोप के एक्सचेंज पर कारोबार होता है। तो भारत में, हाँ, तो सरल शब्दों में आप इसे कार्बन टैक्स कह सकते हैं। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे कार्बन टैक्स क्यों नहीं कहा, लेकिन यूरोपीय आयोग को तकनीकी शब्दावली पसंद है, तो लेकिन हाँ, ये एक कार्बन टैक्स है। तो ठीक है, ठीक है। और किस तरह के उत्पाद, आपने आपने उल्लेख किया कि भारत से सेमीज भी निर्यात किए जा रहे हैं, लेकिन भारत से कौन कौन से अलग अलग उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं? हाँ, तो मुख्य रूप से शीर्ष 3 उत्पाद हॉट रोल्ड कॉयल, कोल्ड रोल्ड कॉयल और गैल्वेनाइज्ड होते हैं। तो कॉयल उत्पाद ही वास्तव में शीर्ष उत्पाद हैं जो भारत से यूरोप और UK में भी आते हैं। तो वे लोकप्रिय उत्पाद हैं। जाहिर है कि अन्य उत्पाद भी आते हैं जैसे प्लेट और पाइप, लेकिन हाँ, आमतौर पर वे शीर्ष 3 हैं। ठीक है। तो हम देख रहे हैं अन्य उत्पादों की संभावना। मेरा मतलब है स्टेनलेस बार भी यूरोप में आने वाले स्टेनलेस पक्ष के लोकप्रिय उत्पाद हैं, जो थोड़े मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे हैं, लेकिन यूरोप में अन्य उत्पादों के आने की संभावना है। और विशेष रूप से अब जब हमारे पास 1 जुलाई से कोटा प्रणाली में कुछ बदलाव हुए हैं, निर्यात के मामले में उन्हें बेहतर तरीके से वितरित करने की आवश्यकता हो सकती है यदि भारत 1 जुलाई से उस मात्रा को बनाए रखना चाहता है। ठीक है। अब आप जानते हैं हमने यूक्रेन रूस युद्ध देखा है। हम ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच में हैं। और आप जानते हैं जैसे ही पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनती है, दुनिया भर में स्टील की कीमतें बढ़ने लगती हैं। आइए उस बारे में बात करते हैं। ईरान इजराइल संघर्ष के कारण हमें क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं? अधिकांश प्रभाव ऊर्जा की कीमतों और शिपिंग लागतों में देरी पर पड़ा है। तो जाहिर है हमने गैस और तेल की कीमतों में वृद्धि देखी है। तो इसका यूरोप में बिजली की कीमतों पर और एशिया में ऊर्जा लागतों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो वे मुख्य 2 क्षेत्र हैं जो वहाँ ऊर्जा लागतों के मामले में प्रभावित हुए हैं। अमेरिका बहुत कम प्रभावित हुआ है क्योंकि उनके पास अधिक विविध आपूर्ति मार्ग हैं। तो यूरोप में बिजली की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं, और वहाँ की कुछ यूरोपीय मिलें बिजली अधिभार लगाने की बात कर रही हैं। हालांकि जाहिर है कि हाल ही में शांति वार्ता के साथ कुछ नए घटनाक्रम हुए हैं और उम्मीद है कि उनके परिणाम स्वरूप कीमतें फिर से नीचे आ जाएंगी। सही बात है। उम्मीद है। हमारे पास उस पर एक स्थायी परिणाम होगा। लेकिन यूरोप की बहुत सी मिलों के पास बिजली के अनुबंधों पर त्रैमासिक या अर्धवार्षिक सौदे होते हैं। हमारे पास वार्षिक सौदे होते हैं। तो वे शुरू में कुछ हद तक सुरक्षित रहते हैं, लेकिन वे वर्तमान बिजली की हाजिर कीमतों को देख रहे होंगे और वे अपनी भविष्य की लागतों में होने वाली वृद्धि से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इन मौजूदा वृद्धियों के मामले में यूरोपीय बाजार में बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे हैं। शिपिंग लागत और शिपिंग में देरी भी बाजार को प्रभावित कर रही है। ये केवल इसकी वास्तविक लागत के संदर्भ में नहीं है, बल्कि यदि कोई ऑर्डर की गई चीज़ 1 जुलाई से पहले आने वाली है और यदि उसमें देरी हो रही है, तो 1 जुलाई को सुरक्षा उपाय लागू हो रहे हैं, और यदि ये 1 जुलाई के बाद आती है तो ये कम सुरक्षा कोटा और उच्च सुरक्षा टैरिफ के दायरे में आ सकती है। तो इसमें अतिरिक्त आयात लागत लग सकती है। तो अतिरिक्त लागतें हैं। ठीक है। क्या वे इतने सारे सुरक्षा उपायों, कोटा, CBAM के साथ यूरोप में आयात को जटिल नहीं बना रहे हैं? मुझे लगता है कि यदि आप एक निर्यातक हैं तो आप पूरी तरह से भ्रमित हो जाएंगे और उस जाल में फंस जाएंगे। हाँ, मेरा मतलब है CBAM, सुरक्षा उपायों, शिपिंग लागत और देरी के साथ
ये अब बहुत जटिल हो गया है, और यदि आप यूरोप में एक निर्यातक या आयातक हैं, कभी कभी मेरा मतलब है आयातक हमसे बात करते हैं और वे कहते हैं कि ये इसके लायक नहीं है, और वे घरेलू स्तर पर खरीदारी करने लगे हैं, या उन्होंने शायद घरेलू स्तर पर अधिक खरीदारी करना शुरू कर दिया है, और आयात से की जाने वाली खरीदारी की मात्रा को कम कर दिया है ताकि वे खुद को थोड़ा और सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल। और शिपिंग लागत की बात करें तो युद्ध के कारण हाल ही में पिछले 1-1.5 महीने में आपको किस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली है? तो औसतन मेरा मतलब है हम कुछ शिपिंग सूचकांकों को ट्रैक करते हैं। औसतन आप जानते हैं हमने शिपिंग लागतों में 40% से अधिक की वृद्धि देखी है, लेकिन ये अलग अलग हो सकता है। तो हमने कुछ लोगों की तरफ से बहुत कम बढ़ोतरी देखी है, और हम उन लोगों से बात करते हैं जो हमें शिपिंग लागत में बढ़ोतरी का हवाला देंगे, और इसलिए हमने कुछ लोगों की तरफ से बहुत कम बढ़ोतरी देखी है जिनके पास शायद ऐसी मिले हों जिनके शिपिंग लाइनों के साथ अनुबंध हों, या उदाहरण के लिए उनके अपने जहाज़ हों, लेकिन फिर हम बहुत बड़ी बढ़ोतरी भी देखते हैं। मेरा मतलब है अगर हम कुछ छोटे व्यापारियों से बात करें, उदाहरण चीन में जो शायद कम मात्रा में और कभी कभार ही यूरोप में माल भेजते हैं, मैं चीन के एक छोटे व्यापारी से बात कर रही थी जिसे चीनी नववर्ष से पहले एक शिपिंग लाइन से लगभग $1,600 का कोट मिल रहा था एक कंटेनर के लिए। कुछ हफ्ते पहले एक कंटेनर के लिए $5,000 से अधिक का कोटेशन मिला, जो जाहिर तौर पर 40% से बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत भिन्न हो सकता है। तो हमने कुछ मामलों में बड़ी बढ़ोतरी देखी है। तो ये हाँ, और वैसे वो यूरोप के लिए एक कंटेनर का था। और ऊर्जा लागत में प्रतिशत के रूप में कितनी वृद्धि हुई है, अगर आपके पास कुछ आंकड़े हैं? तो यूरोप में हमने एनर्जी कॉस्ट में करीब 10 से 15% से लेकर सीधे 50% तक की बढ़ोतरी देखी है। ये हर देश में अलग अलग है। यूरोप के कुछ देश दूसरों की तुलना में गैस से बनने वाली बिजली पर कम निर्भर हैं। अच्छा। इसलिए वहाँ कम बढ़ोतरी देखी गई है। और फिर यूके जैसे दूसरे देश हैं जहाँ एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा अस्थिर है और कीमतों में भारी उछाल की संभावना ज़्यादा रहती है, वहाँ आप जानते ही हैं बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। वे हाल ही में थोड़ी कम हुई है, और हमने कुछ देशों में कुछ सरकारी सहायता कार्यक्रम देखे हैं। यही वजह है कि उन कीमतों में बढ़ोतरी में काफ़ी बड़ा अंतर है। लेकिन ये हाँ, हमने कुछ देशों में बिजली पर बड़ी बढ़ोतरी देखी है। अच्छा, सही। ठीक है, आप जानते सही। हैं, आइए अभी युद्ध के बाद की स्थिति के बारे में बात करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं युद्ध विराम की घोषणा की गई है, और मुझे उम्मीद है आप जानते हैं हम इस युद्ध के अंत की ओर देख रहे हैं। विशुद्ध रूप से सबसे पहले आप जानते हैं हमने बहुत सी जानें जाते देखी हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी वास्तव में चाहता है कि ये युद्ध जारी रहे। लेकिन स्टील की बात करें, आप जानते हैं जैसे ही युद्ध रुकता है हम दुनिया भर में स्टील की कीमतों को कब स्थिर होते हुए देखते हैं। तो स्टील की कीमतें युद्ध समाप्त होने के बाद भी बढ़ती रहेंगी, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि गैस की लागत और बिजली की लागत अभी भी थोड़ी देर के लिए उच्च या बढ़ी हुई रहेगी, क्योंकि आपूर्ति में व्यवधान बिल्कुल बने रहेंगे। हमने उन गैस आपूर्तियों को बहुत नुकसान होते देखा है जो तुरंत वापस चालू नहीं हो सकती हैं, उसे ठीक करने में समय लगेगा। मेरा मतलब है कुछ अनुमानों के अनुसार आप जानते हैं उन्हें वापस चालू करने के लिए 1 से 3 साल का समय बताया जा रहा है। मेरा मतलब है उनमें से कुछ को बदला जा सकता है या दूसरों द्वारा पूरक किया जा सकता है, लेकिन अंततः हम बात कर रहे हैं स्टील की कीमतों के फिर से नीचे आने में कुछ समय कम से कम कि शायद तीसरी तिमाही, इससे पहले कि हम स्टील की कीमतों में कुछ सामान्यीकरण देखना शुरू करें, या कम से कम साल के मध्य से पहले। क्योंकि कभी-कभी ये मांग को प्रभावित कर सकता है यदि स्टील की कीमतें बढ़ी रहती हैं। क्या ये मांग को प्रभावित करता है? हाँ, ये था। हाँ, तो हम देख रहे हैं मुद्रास्फीति पर प्रभाव। हमने अब कुछ मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों को बढ़ते हुए देखा है, जहां बैंक ऑफ इंग्लैंड या यूरोपीय मुद्रास्फीति दरें और फेड की मुद्रास्फीति दरें भी आप जानते हैं वे अब उनके पहले की तुलना में बहुत अधिक होने का अनुमान लगा रहे हैं, और ब्याज दरों में कटौती अब या तो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं होने वाली है, और कुछ मामलों में उनके ऊपर जाने का अनुमान है। तो इसका असर पड़ने वाला है निवेश पर, इसका असर वित्त दरों पर पड़ेगा, और इसका असर उपभोक्ता खर्च पर पड़ेगा, जिसका अंततः स्टील की मांग पर असर पड़ता है। इसलिए इस साल की दूसरी छमाही में स्टील की मांग मूल रूप से
अपेक्षित तुलना में बहुत कम होने की संभावना है, जो अंततः स्टील बाजार में वापस आ जाती है और स्टील की कीमतों में वापस आ जाती है। तो हाँ, इस साल की दूसरी छमाही में स्टील की कीमतें इससे प्रभावित होने की संभावना है और बहुत अच्छी तरह से फिर से नीचे आ सकती हैं। हाँ हाँ, ठीक और है। हमने रूस यूक्रेन युद्ध में भी यही देखा था। गैस की सभी कीमतों और स्टील की कीमतों के मुद्रास्फीति के प्रभाव के साथ 2022 की दूसरी छमाही में भारी गिरावट आई थी। तो हाँ, तो ये एक उतार चढ़ाव भरा 2026 होने जा रहा है। हाँ, अस्थिरता एक महत्वपूर्ण चीज होने जा रही है, मुझे लगता है इस साल भी, दुर्भाग्य से। तो ठीक है, अब भारत के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, वैश्विक स्टील उद्योग के दृष्टिकोण से भारत की विकास कहानी पर आपका क्या विचार है, विशेष रूप से स्टील पर? तो भारत ने कच्चे स्टील के उत्पादन और मांग के मामले में पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी वृद्धि दर्ज की है। आप जानते हैं, कच्चे स्टील के उत्पादन पर पिछले साल दोहरे अंकों में वृद्धि हुई थी। आप जानते हैं 165 मिलियन टन कच्चे स्टील का उत्पादन हुआ और स्टील पर निर्यात 10 मिलियन टन से थोड़ा ही कम है, जो कि आप जानते हैं 10% से कम है, जो उदाहरण के लिए चीन कर रहा है, लक्ष्य बना रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत के संदर्भ में वे एक स्थायी मार्ग पर हैं। तो आप जानते हैं, जब हम भारत को देखते हैं तो इसमें अभी भी आगे बढ़ने की बहुत अच्छी विकास क्षमता है। ये तो केट, आइए भारत की विकास कहानी के बारे में बात करते हैं। वैश्विक स्टील उद्योग से भारत के स्टील बाजार पर आपका क्या दृष्टिकोण है? तो भारत का स्टील बाजार एक दिलचस्प बाजार है। हम अक्सर भारत को देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, और हम भारत को वास्तव में नए चीन की तरह देखते हैं। तो इसकी पिछले लगभग 5-10 वर्षों में वास्तव में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है, लेकिन ये चीनी विकास की तुलना में बहुत अधिक टिकाऊ ये है। भारत के लिए एक बड़ी तारीफ है। हाँ, मेरा मतलब है कि चीनी विकास वास्तव में काफी तेज, काफी तीव्र था, लेकिन ये कई मायनों में कृत्रिम था। जबकि भारतीय विकास, हालांकि हमने बड़ी दोहरे अंकों की वृद्धि देखी है, ये घरेलू मांग पर आधारित रहा है। तो चीनी विकास का एक बड़ा हिस्सा जो उनके पास था, आप जानते हैं, वे खाली शहर बना रहे थे, वे बहुत सारे स्टील का निर्यात कर रहे थे। जबकि भारत का निर्यात, उदाहरण के लिए आप जानते हैं, वे पिछले साल 10 मिलियन टन से थोड़ा ही कम है, उदाहरण के लिए, जो पिछले साल के भारतीय कच्चे स्टील उत्पादन के 10% से बहुत कम है। और चीनी निर्यात, मेरा मतलब है, वे अभी भी निर्यात के उस 10% को लक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसे उस स्तर तक लाया जा सके। तो आप जानते हैं, भारतीय स्टील बाजार एक घरेलू खपत पर आधारित बाजार है, ये निर्यात आधारित बाजार नहीं है, इसलिए इसका एक टिकाऊ विकास वाला पहलू है। तो मुझे लगता है कि ये वास्तव में बहुत अच्छा कर रहा है। यह बुनियादी ढांचे पर आधारित है, और इसमें मेरा मतलब है, मैं अब यहाँ पूरे हफ्ते रही हूँ और आप जो कुछ भी देखते हैं वो है, आप जानते हैं, बहुत सारा निर्माण कार्य चल रहा है। ये वास्तव में बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है, इस मायने में कि इसमें अभी बहुत कुछ बहुत आगे जाना है, और बुनियादी ढांचे पर अभी भी बहुत आगे बढ़ना बाकी है। इसलिए बिल्कुल, हाँ, आपने सही कहा। आप जानते हैं, मेरा मतलब है, बुनियादी ढांचे पर सरकार की तरफ से बहुत सारा निवेश हो रहा है, और निश्चित रूप से निजी क्षेत्र में भी बहुत सारा विकास हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं, भारत रहने के लिए सही जगह है, खासकर जब आप स्टील के व्यवसाय में हो। जहाँ तक आप जानते हैं निर्यात का सवाल है, आपने उल्लेख किया कि आदर्श रूप से 10% निर्यात कुछ ऐसा है जिसे किसी भी देश को देखना चाहिए। आप जानते हैं, जब भारत बढ़ने की आकांक्षा रखता है और जब उत्पादन बढ़ रहा है, आप जानते हैं, आपने पहले ही उल्लेख किया कि यूके या यूरोप में आप जानते हैं स्टील का निर्यात करना एक चुनौती होने जा रहा है। एक तो आंतरिक खपत है जिसे भारत शानदार ढंग से कर रहा है, लेकिन भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो वैश्विक व्यापार या सामान्य रूप से वैश्विक बाजार पिछले कुछ वर्षों में अधिक जटिल हो गया है, जिसमें व्यापार संरक्षण के उपाय बढ़े हैं, हमारे पास सुरक्षा उपाय हैं, हमारे पास टैरिफ हैं, और हमारे पास एंटी डंपिंग शुल्क बढ़े हैं। उनमें से बहुत से भारतीय निर्यात के बजाय चीनी निर्यात की ओर अधिक निर्देशित होते रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, ये एक बढ़ता हुआ व्यापार, वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद है।
लेकिन जहां उन्हें चीन की ओर निर्देशित किया जा रहा है, उसे भारतीय निर्यात के लिए अधिक अवसर प्रस्तुत करने चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए अफ्रीकी बाजार में और उस जैसे अन्य बाजारों में। तो और मूल्यवर्धित या अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों की ओर बढ़ने की कोशिश करने की भी संभावना है। और दूसरा बाजार जो एक बड़ा विकास वाला होने जा रहा है, वो स्क्रैप बाजार है। जैसे जैसे वैश्विक बाजार हरित स्टील बनाने की ओर बढ़ रहा है, स्क्रैप की आवश्यकता बढ़ने वाली है। और हमने देखा है कि, और विशेष रूप से यूरोप में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बनाने की ओर कदम बढ़ने वाला है, और स्क्रैप के निर्यात पर या तो प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ सीमित या स्क्रैप के निर्यात पर सीमाएं लगाने की मांग बढ़ रही है। तो वैश्विक बाजार में स्क्रैप की आवश्यकता होने वाली है। और मुझे पता है कि भारत इस समय बहुत सारा स्क्रैप आयात करता है। सो स्क्रैप एक बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि भारत इसका फ़ायदा उठा सकता है, कुछ ऐसा जिस पे वो ध्यान दे सकते हैं। तो लोग अगर वो स्क्रैप सेक्टर में आने के काबिल हैं, तो ये कुछ ऐसा है जो काफ़ी बढ़ सकता है। ठीक है, ठीक है। भारत को पहले से ही काफी स्क्रैप की जरूरत है, तो मुझे लगता है ये एक ऐसा पहलू है जिस पर निश्चित रूप से स्टील उद्यमियों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है। भारत को खपत बढ़ाने और स्टील के उत्पादन को भी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उत्पादन के मामले में वैल्यू एडिशन हमेशा अच्छा होता है। ये मदद करता है डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को सपोर्ट करने में, खासकर जब बात आती है, आप जानते हैं, हाँ, जैसे वैल्यू एडेड डाउनस्ट्रीम की भी। एक्सपर्ट्स यहाँ भारत में हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में शुरू हो रही है, और आप इन्हें इंपोर्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि भारत अभी भी स्टील इंपोर्ट करता है। हाँ। तो ये उन इंपोर्ट्स की जगह ले लेगा जो भारत अभी कर रहा है। तो हाँ, सही बात है, सही बात। अभी भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बाकी है, जो काम चल रहा है, और भारत में जो भी स्टील बनता है उसकी खपत हो ही जाती है। तो बस स्टील बनाने की बात है, और ऐसा लगता है कि सही बात है, काम चल जाता है। हाँ, काम चल जाता है। ठीक है। और अगर आप प्रति व्यक्ति खपत को देखें तो अभी हम 105 से 110 किलोग्राम पर हैं। 7 साल बाद प्रति व्यक्ति खपत के मामले में भारत को क्या लक्ष्य रखना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि टिकाऊ विकास ही सबसे अहम है। बहुत ऊंचे लक्ष्य रखना आमतौर पर, मेरा मतलब है, महत्वाकांक्षी होना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय सीमा में 200 किलोग्राम का लक्ष्य शायद व्यावहारिक है। शायद 250 का थोड़ा ऊंचा लक्ष्य ऐसा हो सकता है जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये एक अधिकतम सीमा जैसा होगा। पर मुझे लगता है कि 7 से 8 साल की अवधि में 200 का लक्ष्य ज़्यादा व्यावहारिक है। ठीक है। तो अगर हम अगले 7 सालों में 250 किलोग्राम हासिल कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि एक सपना सच होने जैसा होगा, है ना? और भारत तरक्की करेगा और खासकर स्टील इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ेगी। तो उम्मीद बनाए रखते हैं, अच्छे की कामना करते हैं। आगे बढ़ते हुए चलिए सेल्स और मार्केटिंग के तरीकों पर बात करते हैं, खासकर यूरोपियन मार्केट में। मैं इस विषय पर इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्टील उद्यमी ये समझें कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में स्टील की मार्केटिंग और बिक्री कैसे की जा रही है, और क्या हमारे लिए भारत में इससे कोई सीख है। तो कृपया सेल्स और मार्केटिंग के बारे में चर्चा करते हैं। वहां आमतौर पर स्टील की बिक्री कैसे होती है? हाँ। तो यूरोप में डिस्ट्रीब्यूटर्स आमतौर पर सीधे मिलों से खरीदते हैं और फिर मैन्युफैक्चरर्स और एंड यूजर्स को बेचते हैं। मिलें में भी कॉन्ट्रैक्ट्स पर सीधे मैन्युफैक्चरर्स और एंड यूजर्स को बेचती हैं। तो वे कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को छोड़कर सीधे चले जाते हैं। सही बात है। मिलों के अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और सर्विस सेंटर्स भी होते हैं, यानी मिल के मालिकाना हक वाले। और फिर ट्रेडर्स होते हैं जो बाहर से माल लाते हैं और उनमें से कुछ यूरोपियन मिलों से भी खरीदते हैं। तो आपके पास बाजार का बड़ा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट पर है, और फिर मिल का एक छोटा हिस्सा है जो बाजार का हिस्सा है, जो जैसे मंथली स्पॉट साइड पर है बाजार के। तो ज़्यादातर बाजार या तो तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर चलता है। ये डाउनस्ट्रीम यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है। तो वे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। वे हर महीने मोल भाव वाली कीमतों पर नहीं खरीदते। उनके सौदे एक तय
कीमत पर लॉक होते हैं। और फिर वे डिस्ट्रीब्यूटर्स या तो उनके नाम पर माल रखते हैं या कभी कभी ये कंसाइनमेंट पर होता है, और उनके पास क्रेडिट लाइंस होती हैं, तो वे उन्हें 30, 60 या 90 दिनों के क्रेडिट पर बिल भेजते हैं। यूएस में भी ये काफ़ी हद तक इसी तरह काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हर महीने मिलों से माल खरीदेंगे, वहाँ बड़े मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स और छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और वे अपने ग्राहकों को बेचते हैं। सही वो बात है। ठीक है। यूएस का बाजार बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला है, तो वे डिस्ट्रीब्यूटर्स कीमतें बढ़ने पर सब एक साथ आ जाते हैं और कीमतें गिरने पर सब एक साथ बाहर हो जाते हैं। इसलिए कीमतें बहुत अस्थिर होती हैं और प्राइस साइकिल्स यूरोप की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। यूरोप के लोग ज़्यादा सतर्क रहते हैं, उन्हें कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव पसंद नहीं होता। वे खरीदेंगे ठीक है। थोड़ा थोड़ा और बार बार। डिस्ट्रीब्यूटर्स वे कीमतों को गिरते हुए देखना और महंगे स्टॉक के साथ फंसना पसंद नहीं करते जिस पर उन्हें नुकसान हो। तो हाँ, यूरोपियन मार्केट थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने वाला बाजार है, खासकर कोविड के बाद से, जब कोविड के समय कीमतें काफ़ी गिर गई और हर कोई महंगे स्टॉक के साथ फंस गया। नुकसान उठाना पड़ा। सही बात है। सही बात है। मुझे लगता है कि भारतीय स्टील डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद को यूएस के स्टील डिस्ट्रीब्यूटर्स से ज़्यादा जोड़ पाएंगे। यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है काफ़ी साहसी हैं। मुझे लगता है कि स्टील में उतार चढ़ाव एक मानी हुई बात है और हम रोज़ाना कीमतों में बदलाव देखते हैं, खासकर लॉन्ग प्रोडक्ट और सेकेंडरी स्टील में। तो मुझे लगता है कि मैं रूढ़िवादी यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बजाय यूएस के डिस्ट्रीब्यूटर्स से ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर सकता हूँ। यूरोप में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है? कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ माल स्टॉक करते हैं, यानी विशुद्ध रूप से स्टॉकिस्ट, और फिर कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ ट्रेडर्स हैं, जो शायद कोई माल रखते ही नहीं हैं और वे सिर्फ सेल्स ऑफिस की तरह काम करेंगे, बैक टू बैक सेल्स। हाँ। और फिर कुछ ऐसे होंगे जिनके पास डिकॉइलिंग मशीनें, स्लिटिंग, ब्लैंकिंग, पॉलिशिंग और सारा तामझाम होगा, और आपको इनके बीच की हर तरह की सुविधा मिल जाएगी, तो वे ग्राहकों को पूरी सर्विस दे पाएंगे, एंड टू एंड। हाँ, पूरी एंड टू एंड सर्विस। ठीक है, बैक टू बैक। ठीक है, एंड टू एंड सर्विसेज, जैसे कि कंसाइनमेंट, स्टॉक एरिया भी। और फिर कुछ बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज होती हैं जिनके दूसरे देशों में अपने सेल्स ऑफिस भी होते हैं, और फिर वे एक बड़े वेयरहाउस से ग्राहकों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या उनके पास एक बड़ा वेयरहाउस होगा और फिर दूसरे देशों में छोटे वेयरहाउस भी होंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज का एक बड़ा नेटवर्क। एंड टू एंड सर्विसेज। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद किसी डिस्ट्रीब्यूटर का एक देश में वेयरहाउस होगा और फिर वो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करेगा? हाँ। लेकिन क्या वहाँ लॉजिस्टिक्स की लागत एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? हाँ, कभी कभी ये उस लिहाज से कई वेयरहाउस रखने की तुलना में कम खर्चीला होता है। हाँ, और यूरोप उतना, मेरा मतलब है अगर आप इसकी तुलना भारत के आकार से करें तो उस लिहाज से ये वास्तव में उतना बड़ा नहीं है। आप किसी चीज को ट्रक में लाद कर काफी जल्दी भेज सकते हैं। सही बात है। हाँ। बिना सीमाओं वाला यूरोप। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिना सीमाओं वाला, बिल्कुल। तो मेरा मतलब है यूरोपियन यूनियन ये लगभग एक सिंगल मार्केट है, ये वैसा ही। ये एक सिंगल मार्केट है, एक तरह से एक ही देश। हाँ 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 हाँ। हाँ। और एक आम डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने लगभग कितना वॉल्यूम संभालता होगा? ये प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटर के आकार के आधार पर अलग अलग हो सकता है। मेरा मतलब है कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा हो सकता है जो महीने में सिर्फ कुछ हजार टन का काम करता हो, तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो 1 लाख टन या उससे ज्यादा का काम करता हो। मेरा मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्ट पर निर्भर करता उनकी है, क्षमता पर। हाँ हाँ हाँ। मेरा मतलब है अगर कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है जो मान लीजिए जर्मनी में है और फिर वहाँ से बाकी सभी देशों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वे अपनी पूरी प्रोडक्ट रेंज में एक महीने में काफ़ी ज़्यादा टन का काम कर सकते हैं। अगर वे फ्लैट्स और लॉन्ग्स दोनों की सप्लाई कर रहे हैं, शायद वे स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम का भी काम कर रहे हों, तो वे हर महीने एक ही महीने में बहुत ज़्यादा टन का काम कर सकते हैं। तो हाँ, वहाँ बहुत सारा माल बाहर भेजने की काफ़ी गुंजाइश होती है। वो बहुत ही व्यस्त डिस्ट्रीब्यूटर होगा। दिलचस्प है, दिलचस्प है। अब जरा उन बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं जो वहाँ के मिल्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के मालिकाना हक में है। तो क्या ये बिजनेस पारिवारिक मालिकाना हक वाले हैं या ये प्रोफेशनली चलाई जाने वाली कंपनियां हैं? ये मिला जुला है। मेरा मतलब है यूरोप में अभी भी पारिवारिक मालिकाना हक वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब वे पहले की तुलना में कम हैं। तो जाहिर है कि अगर वहाँ ऐसा क्यों है? युवा पीढ़ी को कभी कभी इस बिजनेस में आने के लिए बढ़ावा देना मुश्किल हो सकता है।
कभी कभी वे, आप जानते हैं, स्टील इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते। खबरों में हमेशा इसकी बहुत सकारात्मक छवि नहीं होती है, आपको बहुत सारी नकारात्मक खबरें मिलती हैं कि कैसे स्टील इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है। आप जानते हैं, वित्तीय समस्याएं हैं या छंटनी और स्टील प्लांट बंद होने की खबरें हैं। तो ये हमेशा बहुत आकर्षक इंडस्ट्री की छवि पेश नहीं करती है। ये नहीं है। हालांकि जब आप इसमें होते हैं तो ये वास्तव में काफ़ी दिलचस्प इंडस्ट्री है, लेकिन जाहिर है युवाओं को शुरुआत में स्टील इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना अक्सर सबसे कठिन काम होता है। और यूरोप में आपका 1 साल अच्छा हो सकता है और उसके बाद कई साल खराब हो सकते हैं। तो आप हाँ, और शायद पूरी स्टील इंडस्ट्री का यही हाल है। आप जानते हैं, एक कमोडिटी होने के नाते इसमें काफी उतार चढ़ाव आते हैं, और हाल ही में हमने उतार से ज्यादा चढ़ाव देखे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कभी कभी आपको उस अच्छे समय का फायदा उठाना पड़ता है ताकि आप बुरे दौर से निकल सकें। और आप जानते हैं, युवा पीढ़ी को ये समझाना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। और वे शायद उन दूसरी इंडस्ट्रीज में जाना चाहें जहां ऐसे मंदी साल नहीं होते। हाँ, जैसे कि टेक इंडस्ट्रीज, और अब जो एआई आ रहा है। उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। मुझे लगता है कि ये एक वैश्विक समस्या लग रही है, क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप भारतीय स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ के युवा भी, आप जानते हैं, अब भारत एक बड़ा देश है जो अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, और स्टील की मांग, आप जानते हैं, खासकर छत्तीसगढ़, जालना जैसे क्षेत्रों में जो बहुत ज्यादा स्टील का उत्पादन कर रहे हैं, वहां आप युवा पीढ़ी को बहुत सकारात्मक देखते हैं जो बिजनेस से जुड़ना चाहती है। लेकिन जैसे ही आप मुंबई या नई दिल्ली या बेंगलोर जैसे महानगरों में जाते हैं, वहां युवाओं के पास बहुत सारे विकल्प हैं। कभी कभी उन्हें स्टील बिजनेस बहुत तनावपूर्ण लगता है और वे बिजनेस से जुड़ने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। मेरा मतलब है, इस तरह के पॉडकास्ट मदद करते हैं। पॉडकास्ट ऐसी चीज़ है जिन्हें युवा पीढ़ी सुनती है, और हम MEPS में स्टील के बारे में बात करने के लिए अपना खुद का पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि उस संदेश को बाहर पहुंचाया जा सके। और मुझे लगता है कि इस तरह की और चीज़ें करने से मदद मिलेगी, और ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करना कि वास्तव में स्टील इंडस्ट्री बहुत दिलचस्प है। आप जानते हैं, मैं 20 से ज़्यादा सालों से स्टील इंडस्ट्री में हूँ, और इसमें सिर्फ एक धातु के टुकड़े से कहीं ज़्यादा बहुत कुछ है। ये वास्तव में बहुत रोमांचक है, और हमें बस उन तक ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, मुझे लगता है। आप सही कह रहे हैं। पॉडकास्ट से उम्मीद है कि कुछ आकर्षण बढ़ेगा, और इससे इसकी पहुंच बढ़ेगी, और उम्मीद है कि इससे से ज्यादा लोग स्टील इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। आप जानते हैं, एक महिला के रूप में आप वहां रही हैं, जैसा कि आपने कहा कि 23 सालों से। बेशक भारत में भी हम स्टील बिजनेस में बहुत सी महिलाओं को देखते हैं, शॉप फ्लोर पर काम करने से लेकर अपने पिता का बिजनेस, अपने भाई का बिजनेस, या अपने पति का बिजनेस संभालने तक। जानते हैं, एक तरह से हाल ही में आपने बहुत सी महिला उद्यमियों को स्टील बिजनेस में गहराई से उतरते देखा है। लेकिन आप जानती हैं, स्टील इंडस्ट्री में एक महिला होने के नाते आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? मेरा मतलब है, जाहिर है कि ये पुरुषों के वर्चस्व वाला उद्योग है। मेरा मतलब है, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से इसीलिए पुरुष स्टील की तरफ हो गए हैं। हाँ, मेरा मतलब है, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से आई हूँ, और यूनिवर्सिटी में मैं अपने कोर्स में सिर्फ 2 महिलाओं में से एक थी। तो मैं हमेशा से पुरुषों के वर्चस्व वाले जैसे उद्योगों में ही रही हूँ, मुझे लगता है। तो इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए कभी कोई समस्या नहीं रही। और मुझे असल में लगता है कि स्टील इंडस्ट्री में महिला होना एक फ़ायदा ही है। मान लीजिए, आप किसी स्टील कॉन्फ्रेंस में जाती हैं, वहाँ उस स्टील कॉन्फ्रेंस में 200 लोग हो सकते हैं, और आप कमरे में शायद सिर्फ मान लीजिए 20 लोगों में से एक हो, तो ध्यान आकर्षित करना आसान होता है, मुझे लगता है, एक महिला के रूप में। तो काफी अलग नजरिया है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि एक फ़ायदा है। तो हाँ, मेरी राय में मुझे लगता है कि स्टील इंडस्ट्री में महिला होना बेहतर है। जबकि आप जानते हैं, अगर आप एक पुरुष हैं तो आप कमरे मौजूद 180 लोगों में से एक हैं, तो मुझे लगता है हाँ, तो हम पर कोई ध्यान नहीं देता। बिल्कुल। तो ये एक सकारात्मक बात है, मुझे लगता है कि ये सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। ठीक है। तो हाँ, स्टील इंडस्ट्री में महिला बनिए। नहीं, मुझे यकीन है कि बहुत सी महिलाएं आपके सफर को देखकर प्रेरित होंगी, और आने वाले समय में हम भारत से और भी बहुत सी महिलाओं को इस पॉडकास्ट पर देखेंगे। हाँ, मुझे ऐसी उम्मीद है। हाँ, तो चलिए, वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारतीय परिप्रेक्ष्य स्टील उद्योग के भविष्य के बारे में बात करते हैं। आपके क्या विचार हैं?
तो मुझे लगता है कि ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री का जो भविष्य है उसमें हम खास तौर पर ग्रीनर स्टील मेकिंग की तरफ काफ़ी झुकाव देख रहे हैं। हमने, आप जानते हैं, यूरोप में कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज़ें देखी हैं, खासकर स्वीडन में SSAB के साथ। हमने यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी ग्रीन स्टील मेकिंग की तरफ कदम बढ़ते देखे हैं। तो मुझे लगता है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आने वाले समय में स्क्रैप एक बड़ी कमोडिटी बनने वाला है। हम इसे एशिया में भी और ज़्यादा देखेंगे। हम वहाँ कुछ और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की प्लानिंग होते देख रहे हैं ताकि यूरोप में स्टील भेजने या बेचने का फ़ायदा उठाया जा सके और वे उन CBM चार्जेस या उन ऊंचे CBM चार्जेस से बच सकें, क्योंकि ये कुछ ऐसा होने वाला है, आप जानते हैं, कि अगर मिलें कम CBM चार्ज पर यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाहती हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या कुछ ग्रीन स्टील मेकिंग ऑप्शंस की ज़रूरत होगी। और आने वाले कुछ सालों में ग्लोबल ट्रेड प्रोटेक्शन यानी संरक्षणवाद में भी बढ़ोतरी होगी। मुझे लगता है कि ग्लोबल स्टील मार्केट के लिए ये एक लगातार चलने वाला विषय रहेगा। तो ये कहने की कोशिश करें कि और बढ़ेगा, क्योंकि हम पहले से ही बहुत अधिक संरक्षणवाद देख रहे हैं। हाँ, और वृद्धि होगी। हम पहले से ही देख रहे हैं, जाहिर है यूरोप और अमेरिका में इस 50% टैरिफ के साथ हम देख सकते हैं कि और देश भी CBM से संबंधित या अन्य प्रकार के उपाय लागू करने पर विचार करें यूरोपीय उपायों का मुकाबला करने के लिए। आप जानते हैं, कुछ पारस्परिक प्रकार की चीज़ें लागू होंगी। तो हाँ, मुझे लगता है कि हम और अधिक उपाय लागू तो जो देश खुद खपत कर रहे हैं वे फायदे की स्थिति में होंगे। हाँ, जिनमें से भारत निश्चित रूप से उनमें से एक है। तो भारत को चिंता करने की कोई बात नहीं है, और जहां तक स्टील विकास का संबंध है, भारत का भविष्य अच्छा है। मेरा भी यही मानना है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि आप पिछले एक हफ्ते से भारत में काफ़ी यात्रा कर रही हैं, आप बहुत से स्टील उद्यमियों से मिल रही हैं। कृपया हमें बताएं, मेरा मतलब है, जब आप स्टील उद्यमियों से मिलती हैं तो यूरोप और अमेरिका के उद्यमियों की तुलना में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? तो जिन लोगों से हम मिल रहे हैं जब से मैं यहाँ हूँ, पिछले कुछ दिनों में, आप जानते हैं, उनमें बहुत ऊर्जा और उत्साह है और भारतीय स्टील बाज़ार को लेकर उनकी ओर से बहुत सकारात्मकता आ रही है। और न केवल घरेलू स्तर पर, बल्कि तब भी जब वे निर्यात बाज़ार पर विदेशों में देख रहे हैं और बेच रहे हैं। वे अपनी पहुँच का विस्तार करना चाहते हैं, वे अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं, और न केवल यूरोप में बल्कि अमेरिका में भी, अफ्रीका के बाज़ार में भी। और वे बहुत सारे अवसर देखते हैं, और वे बहुत उत्साहित हैं, वे आगे विकास देखते हैं। आपको वे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लगता है? हाँ, बिल्कुल। वे कई मामलों में अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने की सोच रहे हैं। हाँ, वे बहुत पॉजिटिव है, उनमें काफ़ी एनर्जी दिख रही है, जो कि बहुत अलग है कंपैरिजन में। आप जानते हैं, US से थोड़ा बहुत, लेकिन यूरोप के मुकाबले बहुत ज़्यादा, जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी निराश रहे हैं। आप जानते हैं, बहुत नेगेटिव। यूरोप में मार्केट काफ़ी समय से काफ़ी कमज़ोर रहा है, और हालांकि हम यूरोप में कीमतें बढ़ते हुए देख रहे हैं, पर इसे सपोर्ट नहीं मिला है असली खपत से, असली डिमांड से। ये एक स्ट्रक्चरल प्राइस हाइक है, इसे असली डिमांड का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। सो यूरोप का मार्केट नेगेटिव है। बायर्स वे खुश नहीं हैं, माहौल काफ़ी सुस्त है सच में। वेलकम टू यूरोप। ओके। कि आपने उल्लेख किया कि यूरोप में अधिकांश अंतिम उपयोगकर्ता अपने अनुबंधों के लिए पूर्वानुमान मूल्य निर्धारण मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हैं। यहाँ भारत में हम देखते हैं कि अंतिम उपयोगकर्ता, आप जानते हैं, लगभग दैनिक आधार पर या साप्ताहिक आधार पर स्टील खरीदना पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है, भारतीय बाजार अपनी खरीद के मामले में और अधिक परिपक्व कैसे हो सकता है? तो हाँ, यूरोपीय बाजार में अंतिम उपयोगकर्ता अनुबंधों पर खरीदते हैं, इसलिए वे इसे MEPS कीमतों से जोड़ सकते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें लगातार बातचीत न करनी पड़े या दैनिक या साप्ताहिक आधार पर कीमतों पर नज़र न रखनी पड़े, क्योंकि इसमें उनका काफ़ी समय लगता है। तो ये उन्हें लगातार बातचीत करने या हर समय ये देखने से बचाता है कि कीमतें क्या कर रही हैं, ताकि वे अपने प्रयासों को कहीं और केंद्रित कर सकें, चाहे वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना हो, अधिक बिक्री करना हो, या कहीं और से खरीदारी करना हो। तो ये उनकी मदद करता है, इससे उनका काफ़ी समय और पैसा बचता है। तो ये कुछ ऐसा है जो भारतीय बाजार कर सकता है या भारतीय अंतिम उपयोगकर्ता अलग तरीके से कर सकते हैं। और यहीं पर अनुबंध और अनुबंधों को
इंडेक्स जैसी चीज़ों से जोड़ना या मूल्य श्रृंखला व्यवसायों को बेहतर बना सकती है और अधिक मदद कर सकती है। और पूर्वानुमान अधिक रणनीतिक रूप से खरीदारी करने में भी मदद करते हैं। इसलिए यदि कीमतें बढ़ रही हैं और हम कीमतों के बढ़ने का पूर्वानुमान लगा रहे हैं तो आप मूल्य वृद्धि से पहले खरीदारी कर सकते हैं, या यदि आप देख सकते हैं कि वे कब नीचे जाने वाले हैं तो आप ठीक रोक है, सकते हैं ठीक, सही है। खरीदारी, ताकि मंदी के दौर में आपको नुकसान न उठाना पड़े। और इसी तरह हम अपने ग्राहकों की उनके खरीदारी के फैसलों में मदद करने की कोशिश मुझे करते लगता है कि ये स्टील खरीदने का ज्यादा समझदारी भरा और परिपक्व हैं। बिल्कुल, हाँ, रणनीतिक रूप से रणनीतिक रूप से खरीदारी करना सही है। हाँ। सही है, सही है, हो गया। हम पॉडकास्ट के अंत में हैं। मैं आपका और आपके सहयोगी अमित दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप दोनों विशेष रूप से इस पॉडकास्ट के लिए यूनाइटेड किंगडम से मुंबई आए। आप वैश्विक स्तर पर स्टील की अपनी सभी जानकारी, व्यापार करने के तरीकों को लेकर बहुत पारदर्शी रहे हैं और मुझे यकीन है इस पॉडकास्ट से स्टील उद्यमियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे कुछ सीखेंगे और उम्मीद है कि आने वाले समय में बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। तो आने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और मेन इन स्टील पर आने वाली पहली महिला बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। उम्मीद है कि हमारे पास मेन ऑफ स्टील पर भारत से और भी महिलाएं होंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। Powered by Hina Steel, your trusted steel partner.